मिताली शाम के समय मुंह लटकाए बैठी हुई थी। मधुकर ने आकर रिक्शा खड़ा किया और अपनी बीवी को उदास देखकर पूछा, मिताली, सब खैरियत तो है? ऐसे संध्या के समय सिर पकड़कर बैठना अच्छी बात नहीं है। लक्ष्मी रूठ जाती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि लक्ष्मी जी हमसे खुश हैं? वो तो हमसे इस तरह रूठी हैं कि इस टूटे फूटे घर में आने को तैयार ही नहीं है। अरे आज क्या बात हो गई महारानी, कुछ हमें भी बताओगी? दिवाली को सप्ताह भर रह गया है, न घर में राशन है और न किसी पर नए कपड़े। ऊपर से सर्दियां आ रही है, अब खाली लिहाफ में गुजारा नहीं होता, रजाई भी खरीदनी पड़ेगी। बस इसी चिंता में बैठी हूँ कि इस बार दिवाली कैसे मनाएंगे। मिताली, जिनके पास नए कपड़े नहीं होते तो वो क्या दिवाली नहीं मनाते? तुम्हें सब पता है कि जब से बिजली वाले रिक्शा आए हैं तब से पैर वाले रिक्शे को कोई नहीं पूछता। बिजली रिक्शा खरीदने की मेरी औकात नहीं है। मिताली की आंखें भर आईं। वह जानती थी कि मधुकर मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन इस भाग्य का क्या करे। गरीबी थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिताली ने अपने दुपट्टे से आंखें पोंछी और अंदर चली गई। उसे खाना बनाना था। मधुकर को शाम को आते ही खाना खाने की आदत थी, लेकिन खाने में बनाए क्या? दाल तो थी, लेकिन डिब्बे में तेल नहीं था, नमक भी नहीं था। तभी बाहर से पलक और अंश दौड़े हुए आए और बोले, माँ, पता है खुशी के पिताजी उसको दिवाली के लिए बंदूक, फुलझड़ी और पटाखे लेकर आए हैं। माँ, हमारे लिए कब लाओगी? मिताली उनसे नजरें चुराती हुई बोली, ये सब बेकार की चीजें होती हैं बेटा। पता है पिछले साल तुम्हारी नानी के यहाँ एक बच्चे के पटाखे जलाते हुए हाथ पैर जल गए थे, यहाँ तक कि उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। मेरे बच्चों, तुम ऐसी चीजों से दूर रहना। हाँ। नहीं माँ, हमें चाहिए तो चाहिए बस। मिताली निशब्द थी। ना तो उसके पास देने के लिए पटाखे थे और ना ही झूठी दिलासा। उसे वह बुरा वक्त याद आया जब 4 साल पहले मधुकर के माँ बाप के मरने के बाद उसके बड़े भाई ने धोखे से उनसे सब कुछ हथिया लिया था और धक्के मार कर उन्हें घर से बाहर कर दिया था। रहने के लिए उन्हें सिर्फ ये टूटी फूटी कोठरी दी थी, जिसमें 4 लोग पैर फैलाकर ठीक से सो भी नहीं सकते थे। मधुकर टूट चुका था और उसे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए रिक्शा चलाना पड़ा। सप्ताह गुजर गया और दिवाली आ गई, और अचानक से दिवाली से एक दिन पहले मधुकर की बड़ी बहन सारिका, मुकुल बच्चों के साथ उनके घर आ गए। दिवाली पर गरीब के घर मेहमानों का आना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। उन्हें इस तरह अपने घर अचानक आते देख वो दोनों चौंक पड़े। अरे दीदी, जीजाजी, आप इस तरह अचानक? पूछना तो मुझे है मधुकर, तुम यहाँ इस हाल में, और ये घर, तुमने वो घर क्यों छोड़ दिया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी, बड़ी लंबी कहानी है, आप लोग बैठो तो जरा सब बताता हूँ। मिताली, इनके लिए चाय नाश्ता तो लगाओ। मधुकर ने कह तो दिया, लेकिन नाश्ते के लिए घर में कुछ नहीं था। दूसरे शहर से आए हैं, बच्चे भी भूखे होंगे, ये सोचकर मिताली चाय के साथ नमक के पराठे बना लाई। सारिका की शादी मधुकर से 3 साल पहले हो चुकी थी और उसके बाद वह अपने पति के साथ दूसरे शहर चली गई। एक बार बस वह मधुकर और मिताली की शादी में आई थी, तब से उसका इधर आना नहीं हुआ था। अब बड़े भाई के घर आई तो पता चला कि मधुकर अब वहां नहीं रहता। माँ और पिताजी के बाद भैया ने मेरा सारा सामान घर से बाहर निकाल फेंका और सारे घर पर कब्जा कर लिया। अपना सिर छिपाने के लिए हमें इस कोठरी में रहना पड़ा। ये सुनकर सारिका बहुत दुखी हुई। वह तो अपने भाई के घर रुककर उनके साथ दिवाली मनाना चाहती थी, लेकिन इस छोटे से घर में, और वो भी इस हालात में, वो लोग कहाँ ठहरेंगे, कैसे दिवाली मनाएंगे? मुकुल समस्या भांपते हुए बोला, भाई साहब, बड़े दिनों बाद इस तरह गांव का खुला माहौल मिला है। हमारा बिस्तर तो आप आज बाहर आंगन में ही लगा देना, जिससे ताजी हवा मिल सके। भला शहर में ये सुख कहाँ, अभी हम यहाँ से जल्दी नहीं जाने वाले। अरे वाह, अकेले बाहर सोकर क्या हमारी चुगली करना चाहते हो? भाभी, हमारा और बच्चों का बिस्तर भी आंगन में ही लगा लेना। एक चिंता तो खत्म हुई।
लेकिन मिताली ये सोचकर परेशान हो गई कि मेहमानों के लिए रात के खाने में क्या बनाएगी। सुनते हो जी, खाने में क्या बनाऊं? बहन पहली बार गरीब भाई के घर पर बच्चों के साथ आई है, कुछ तो अच्छा बनाना होगा। मैं एक काम करता हूँ, लाला के यहाँ से तेल, आटा और सूजी उधार ले आता हूँ। तब तक तुम हलवा पूड़ी और आलू की सब्जी बनाने की तैयारी करो, बाकी कल का कल देखा जाएगा। रात का खाना खाकर सब आंगन में लेट गए और देर तक बातें करते रहे। मधुकर और मिताली सुबह सुबह धीरे से कमरे में बात कर रहे थे। सुनो जी, रसोई में राशन नहीं है, मेहमानों को क्या बनाकर खिलाऊं? जानता हूँ मिताली, एक बात कहूँ, क्यों ना अपना रिक्शा ही बेच दूँ, कुछ तो पैसे मिलेंगे, कम से कम मेहमानों का सम्मान तो रह ही जाएगा। क्या अपनी रोजी रोटी का साधन ही बेच दोगे? आप एक काम करो, मेरी ये पायल बेचाओ, काम रहा तो पायल भी आ जाएगी। नहीं, मैं तुम्हारी पायल नहीं बेच सकता। उनकी सारी बातें सारिका और मुकुल ने सुन ली। मुकुल ने सारिका से कुछ कहा और वो दोनों बाहर चले गए। शाम हो गई, सबके घर में से पकवान बनाने की खुशबू आ रही थी। दिए और मोमबत्तियां जल चुके थे, बम पटाखे छूटने लगे थे, लेकिन मिताली और मधुकर के घर में मातम था और वो लोग आंखों में आंसू लिए बैठे थे। अभी तक सारिका और मुकुल भी नहीं लौटे थे। माँ, आप इसलिए रो रही हो ना कि मैंने बम पटाखे मांगे? नहीं मांगूंगी माँ, नहीं मांगूंगी, लेकिन आप ये आंसू पोंछ लो। मैं भी नहीं मांगूंगा दीदी, माँ ने बताया था कि हाथ जल जाते हैं, हमें अपने हाथ नहीं जलाने माँ। तभी उनके घर के सामने एक गाड़ी रुकी और उसमें से सारिका और मुकुल अपने बच्चों के साथ उतरे। उन्होंने गाड़ी में से बहुत सारा सामान उतरवाकर अंदर रखवा दिया। दीदी, ये सब क्या है? भाभी, इसमें पलक और अंश के लिए बम पटाखे, तुम सबके लिए नए कपड़े और ये इन पैकेट में पकौड़े, समोसे और कई तरह के पकवान हैं। अब ये नए कपड़े पहनकर जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, दिवाली मनाते हैं। और उसके बाद आप लोगों के लिए एक तोहफा और भी है। सब ने नए कपड़े पहने और खूब बम पटाखे छोड़कर दिवाली मनाई। उसके बाद खाना खाया। मधुकर और मिताली बहुत खुश थे। ऐसी दिवाली तो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं मनाई थी। उसके बाद मुकुल ने मधुकर के हाथ में कुछ कागज दिए। जीजा जी, ये क्या है? जानते हो आज हम कहाँ थे? आज हम पहले बड़े भाई साहब के पास गए और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने आपका हिस्सा नहीं दिया तो हम उनकी थाने में रिपोर्ट लिखा देंगे। मैंने वकील से भी बात कर ली और देखो, उन्होंने बिना किसी बहस के चुपचाप आधे घर के कागज़ पर साइन कर दिए। अब तुम अपने घर वापस जा सकते हो। और हाँ, मैंने आपके काम की बात भी कर ली है। कल से आपको काम पर जाना है, 15,000 रुपये महीने का मिलेगा। मिताली और मधुकर की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। उन्हें तो जैसे इस दिवाली पर आए मेहमानों ने कुबेर का खजाना दे दिया। दीदी, आप लोगों का ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम और हमारे बच्चे इतने अच्छे से दिवाली मनाएंगे। भाभी, ये एहसान नहीं, आप लोगों के लिए दिवाली का तोहफा था। अगर हमें इन बातों का पहले ही पता चल गया होता तो ये तोहफा आपको कब का दे दिया होता। दीदी, दिवाली पर गरीब के घर आए आप मेहमानों ने जो हमें तोहफा दिया है, उसे हम जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। सारिका मिताली के गले लगकर बोली, भाभी, हम मेहमान नहीं, आपके अपने हैं। चलो चलो, कुछ और बम जलाते हैं। ये कहकर वो फिर से दिवाली मनाने लगे। मर्सी शहर की लड़की थी। वह रोटी सब्जी से दूर भागती थी, लेकिन उसे तरह तरह का चाइनीज फूड, फास्ट फूड और स्पाइसी फूड बनाना बहुत पसंद था। जब वह शादी करके ससुराल गई तो उसकी पहली रसोई में बने खाने का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 1 घंटे बाद मर्सी नाश्ता तैयार करके ले आई। नाश्ता देखते ही उसकी सास वैशाली बोली, ये क्या है बहू? मम्मी जी, ये फ्रेंच फ्राई एंड दिस इज गार्लिक ब्रेड और ये टमाटो सूप है। ये नाश्ता बनाया है तुमने? ये नाश्ता है? इसे नाश्ता कहते हैं? और चाय कहाँ है? खीर, हलवा, कुछ भी मीठा नहीं, न सब्जी न पूरी, कुछ नहीं। ये क्या आल बवाल बनाकर ले आई?
अरे तुम्हारी पहली रसोई थी, कुछ तो ढंग का बना लाती। मम्मी जी, ये शहर का खाना है, शहरों में इसी तरह का खाना खाते हैं और मुझे गांव जैसा खाना बनाना नहीं आता। हे भगवान, ये शहर की लड़कियां भी बहू बनाकर लानी बेकार हैं। शाम को फिर मर्सी ने मंचूरियन राइस और वाइट सॉस पास्ता बनाकर रख दिया। हर रोज वह कुछ न कुछ ऐसा ही बनाकर रख देती। बहुत हुआ जी, बस अब और नहीं। अब अपने चेतन के लिए मैं गांव की बहू लेकर आऊंगी, तभी इस विलायती खाने से छुटकारा मिलेगा। हाँ। मर्सी के ससुर धर्मेश ने कहा, अरे भाई सही तो है, मर्सी हमें नए नए व्यंजन बनाकर खिलाती है, वरना हमने तो ये चीजें सपने में भी नहीं देखी थी। तो आप ही खाते रहो, आए बड़े बहू की तरफदारी करने। कुछ दिनों बाद चेतन के लिए आरती का रिश्ता आया। वह गांव के एक किसान की बेटी थी। वैशाली को ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो गांव की हो। उसने अपने छोटे बेटे चेतन की शादी आरती से कर दी। आरती बहुत ही चालाक लड़की थी। वह जान गई कि उसकी जेठानी को गांव वाला खाना बनाना नहीं आता, लेकिन वह तो गांव का खाना अच्छे से बनाना जानती थी। इसलिए गांव का खाना खिला खिला कर वह अपनी सास की लाडली बन गई। अरे बहू, सुनती हो? पता है कल तुम्हारी नानी सास आ रही हैं। क्या नानी जी आ रही हैं? नानी पहली बार हमारे सामने घर आ रही हैं, तो उनका अच्छे से स्वागत करना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों बहुएं घर की साफ सफाई में जुट गईं। अगले दिन दोपहर में नानी आ गईं। दोनों बहुओं ने नानी के पैर छुए। नानी ने ढेरों आशीर्वाद दिए। वैशाली, तुम्हारी तो दोनों बहुएं बहुत संस्कारी हैं, भगवान ऐसी बहुएं सबको दे। अरे तुम दोनों हमारी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ माँ के लिए कुछ नाश्ता पानी बना लाओ। वो दोनों रसोई में चली गईं। माँ, संस्कार तो बड़ी बहू के देखो, वश चले तो 12 बजे तक ना उठे, खाने के नाम पर ऊल जलूल बनाकर रख देती है, कहती है ये शहर का खाना है। हाँ। तो क्या हुआ वैशाली, बच्ची है, प्यार से समझाओ, समझ जाएगी। नहीं समझी ना माँ, तभी तो मैं गांव की बहू आरती को ले आई हूँ। बेचारी बड़ा अच्छा खाना बनाती है, उसके तो अंश भर भी नहीं है मर्सी। नानी समझ गई कि उसकी बेटी गांव और शहर के खाने के चक्कर में अपने परिवार को तोड़ने में लगी है। दोनों बहुएं नाश्ते की तैयारी करने लगीं। नानी के लिए ना फटाफट ढोकला बना देती हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं नानी के लिए समोसे बना रही हूँ। नहीं आरती, नानी अभी धूप में से आई है, तला हुआ खाकर दिक्कत हो जाएगी उन्हें। दीदी कुछ नहीं होगा, आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना करने दो। मर्सी ढोकला और आरती समोसे बनाकर ले आईं। ये समोसे तो समझ आ गए, लेकिन ये दूसरी चीज क्या है ये समझ नहीं आया। ये हमारी शहरी बहू मर्सी ने बनाया है माँ। और देखो तो आरती ने कितने अच्छे समोसे बनाए हैं। समोसे तो ठीक हैं, लेकिन ये भी बहुत स्वादिष्ट है। मैंने आज से पहले ये कभी नहीं खाया। गांव जाकर इसके बारे में सबको बताऊंगी। हाँ। मर्सी ये सुनकर बहुत खुश हुई। अगले दिन आरती नानी सास को खुश करने में लगी थी। मर्सी ने मलाई कोफ्ता बनाया तो आरती ने मक्का की रोटी और सरसों का साग बना दिया। नानी साग देखते ही बोली, साग तो मैं अपने गांव में खाती ही रहती हूँ और मैं यहाँ भी यही खाऊं। अरे ये क्या चीज़ है बहू? नानी जी, ये मलाई कोफ्ता है, आप ये खाइए। नानी ने साग न खाकर मलाई कोफ्ता खाया और मर्सी की बहुत तारीफ भी करी। ये सब वैशाली को हजम नहीं हुआ। वह बोली, क्या माँ, तुम भी कब से चटोरी हो गई? हम तो गांव का खाना खाने के लिए तरसते हैं और तुम्हें तो शहर के खाने पसंद आ रहे हैं। बेटा, मैं भी तो गांव की ही हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं शहर के खाने से नफरत करूँ। जो अच्छा है वह अच्छा ही है। अब ये बात आरती को खटकने लगी कि उसकी सास जिससे नफरत करती है, उसकी नानी सास उसी की तारीफों के पुल बांधे जा रही है।
एक दिन मर्सी ने पिज्जा बनाया जिसे देखकर आरती जल गई। उसे लगा कि अब ये खाकर नानी फिर से इनके ही गुणगान करने लगेंगी, इसलिए उसने सबकी नजर से बचते हुए पिज्जा में ढेर सारा नमक मिला दिया। लेकिन ये सब करते हुए नानी ने आरती को देख लिया। नानी सोचने लगी, बेशक बहू शहर की है मगर दिल की बहुत अच्छी है, मगर छोटी वह तो बहुत चालाक है। लेकिन ये सब वैशाली को क्यों नहीं दिखाई देता? वैशाली अपनी माँ को शांत देखकर कमरे में आई और बोली, क्या हुआ माँ, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? नहीं, मैं उदास नहीं हूँ बेटी। मैं सोच रही हूँ कि मैंने बहुओं को मुंह दिखाई में कुछ नहीं दिया। मेरे पास एक नौलखा हार है और बहुएं हैं 2, तो वह हार मैं कौन सी बहू को दूं? माँ, हार तो तुम्हें आरती को ही देना चाहिए। बेचारी कितनी सेवा कर रही है तुम्हारी, तुम्हारा मनपसंद खाना बनाकर खिलाती है। कह तो तुम सही रही हो वैशाली, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि दोनों बहुओं के बीच में एक प्रतियोगिता रखूं। जो भी बहू गांव और शहर का खाना दोनों बना पाएगी उसे ही हार दे दूंगी। चुनौती तो दोनों के लिए कठिन थी, लेकिन मर्सी को जब ये बात पता चली तो उसने प्रतियोगिता करने के लिए हाँ कर दी। लेकिन आरती को तो कोई भी इंग्लिश फूड बनाना नहीं आता था, फिर भी उसने हार पाने के लिए हाँ कर दी। नानी ने खाना बनाने के लिए 2 घंटे दिए। मर्सी ने मूंगलेट बनाया, साथ में उसने गांव के खाने में आम की चटनी और रोटी और रायता बना दिया। लेकिन आरती, उसे तो शहर का कोई भी खाना बनाना नहीं आता था। उस रोज वह साग भी नहीं बना सकती थी, क्योंकि अभी कल ही तो बनाया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या वह गांव का खाना बनाए और क्या शहर का खाना। हड़बड़ी में वह कुछ नहीं बना पाई और सारा समय निकल गया। अब तो मैं ये हार मर्सी को दूंगी। वैशाली, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें मर्सी जैसी बहू मिली। इस बेचारी को बेशक गांव का खाना बनाना नहीं आता, लेकिन ये शहर का खाना बनाने में तो माहिर है। किसी अच्छे बुरे समय में इसका एक रेस्टोरेंट खुलवा दिया तो ये तुम्हारे दिन बदल देगी। हाँ, लेकिन आरती, उसे तो घास फूस बनाने के अलावा कुछ आता ही नहीं। तुम्हारी इस चालाक बहू ने तो मर्सी के बनाए पिज्ज़ा में बहुत सारा नमक भी डाल दिया था, ताकि मर्सी को हमसे खरी खोटी सुनने को मिले। इसीलिए मेरी नज़र में तो मर्सी ही विजेता है और ये हार उसी का है। हाँ माँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं मर्सी की अच्छाइयाँ कभी देख ही नहीं पाई। ऊपर से आरती ने भी मेरा ध्यान कभी उसकी तरफ नहीं जाने दिया। आज से मर्सी को मैं अपनी बेटी की तरह समझूंगी। मुंह बनाकर खड़ी हुई आरती ने मर्सी से माफी मांगते हुए कहा, दीदी, मुझे भी माफ कर दो। मैं आपसे ऊपर रहने के लिए हमेशा आपको सताती रही। कई बार सास ये भूल जाती है कि उनकी बहू को कुछ नहीं आता। होशियार होने के बाद भी वो उन्हें फूहड़ ही नजर आती हैं। माँ, अब और शर्मिंदा ना करो। अब मैं मर्सी के बनाए हुए खाने में कभी कमियां नहीं निकालूंगी। हाँ, तो वायदा करो कि अब मर्सी को तुम गांव का और आरती को शहर का खाना बनाकर सिखाओगी, ताकि उनका आपस में प्रेम बना रहे। समझी? उसके बाद खाने को लेकर उस घर में कभी विवाद नहीं हुआ।